Good evening, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन, जिनका असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस था, लेकिन उनका जो पेन नेम था यानी जिस नाम से वो लिखते थे वो था मार्क ट्वेन। इस नावल, ये अमेरिकन लिटरेचर का एक नावल है और इस नावल का जो सब टाइटल है वो है फ्रीडम, मोरालिटी एंड सेटायर इन अमेरिकन साउथ। सीधा समरी से स्टार्ट करेंगे। The Adventures of Huckleberry Finn opens by familiarizing us with the events of the novel that preceded it, The Adventures of Tom Sawyer. Both novels are set in the town of St. Petersburg, Missouri, which lies on the banks of Mississippi River. At the end of Tom Sawyer, Huckleberry Finn, a poor boy with a drunken bum for a father, and his friend Tom Sawyer, a middle class boy with an imagination too active for his own good, found a robber's stash of gold. As a result of his adventure, Huck gained quite a bit of money, which the bank held for him in the trust. Huck was adopted by the widow Douglas, a kind but stifling woman who lives with her sister, the self righteous Miss Watson. कहते हैं कि जो हकलबरी एट द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ये नावल जो है ये स्टार्ट होता है, तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से मार्क ट्वेन का पहला नावल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ये ख़त्म होता था। वो ख़त्म वहाँ पे हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मिसिसिपी रिवर के किनारे में है और मिसोरी स्टेट में है, उसमें एरिया में, वहाँ पे जो टॉम सॉयर का नावल है ख़त्म होता है। तो हकलबेरी फिन एक लड़का है जो कि गरीब है, उसको स्टैश ऑफ गोल्ड मिलता है। स्टैश ऑफ गोल्ड यानी सोने का छोटा मोटा कोई ख़जाना सा मिलता है, और उसके बाद वो अब चला जाता है किसके पास रहने, वो अडॉप्ट उसको कर लेती है विडो एक बेवा है जिसका नाम, या विधवा है जिसका नाम है डगलस, और साथ उस विडो के साथ जो है उसकी बहन भी रहती है जिसका नाम है मिस वाटसन। As Huckleberry Finn opens, Huck is none too thrilled with his new life of cleanliness, manners, church, and school. However, he sticks it out at the bequest of Tom Sawyer, who tells him that in order to take part in the Tom's new robbers gang, Huck must stay respectable. अब हालांकि हकलबेरी फिन को जो है ये चीज़ पसंद नहीं आती कि जो नई उसकी लाइफ अब आई है, जिसमें उसको क्लीनिनेस के साथ, सफाई के साथ रहना पड़ता है, मैनर्स के साथ रहना पड़ता है, चर्च जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन टॉम सॉयर जो है वो उसको कहता है, उसको मतलब उसने कहा होता है कि अगर तूने मेरी रॉबर्स की गैंग में रहना है तो तुझे रिस्पेक्टेबल रहना पड़ेगा, यानी तुझे लोगों के नज़र के सामने रिस्पेक्टेबल रहना पड़ेगा। All is well and good until Huck's brutish drunken father, Pap, reappears in town and demands Huck's money. The local judge, Judge Thatcher, and the widow try to get legal custody of Huck, but another well intentioned new judge in town believes in the rights of Huck's natural father and even takes the old drunk into his own home and in an attempt to reform him. सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो ही उसका जो ड्रंकन फादर है हकलबेरी फिन का, जिसका नाम है पैप, यानी जो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है, पियक्कड़ है, बेवड़ा है, वो जो है अपीयर दोबारा से आ जाता है स्टोरी के अंदर, और उस वजह से हकलबेरी फिन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब जज थैचर और जो विडो है डगलस, वो दोनों कोशिश करते हैं कि उनको हक की कस्टडी मिल जाए, लेकिन एक और जज जो टाउन में आया है वो ये मानता है कि जो हक का नेचुरल फादर है, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, उसका हक ज़्यादा है उसको अपने साथ रखने का, और इसलिए उसको रिफॉर्म करने की कोशिश भी करता है। दिस एफर्ट फेल्स मिजरेबली एंड पैप soon रिटर्न टू हिज ओल्ड वेज. ही हैंग्स अराउंड टाउन फॉर सेवरल मंथ्स harassing his son, who in the meantime has learned to read and to tolerate the widow's attempt to improve him. लेकिन वो जो दूसरा नया जज है वो पैप को रिफॉर्म करने की, सुधारने की कोशिश तो करता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो दोबारा अपने पुराने कामों में आ जाता है। वो पूरे एरिया में जो है घूमता रहता है और कभी अपने बेटे को हरास करता है, कभी किसी दूसरे को। और जो उसका बेटा है हक, उसने और पढ़ना लिखना भी अब सीख लिया है, और उस विडो की जो अटैम्प्ट है कि उसको सुधारे, उसको भी उसने सहना सीख लिया है। फाइनली outraged when the widow Douglas wants him to stay away from her house, Pap kidnaps Huck and holds him in a cabin across the river from St. Petersburg.
अब ये बार-बार पैप जो है अपने बेटे को जाके तंग करता है डगलस के घर में, और डगलस जो है उसको वार्न करती है कि अगर तू दोबारा मेरे घर में ऐसा आया तो तो ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि पैप को थोड़ा गुस्सा आता है और वो क्या करता है, हक यानी अपने ही बेटे को किडनैप कर लेता है और एक कैबिन में, एक नहीं छोटे से एक कमरे में, लकड़ के कमरे में जो है वो बंद कर देता है, बांध देता है उसको, जो कि दरिया के पार है। When Pap goes out, he locks Huck in the cabin, and when he returns home, he beats the boy. अब उसको बंद तो वो करता है, लेकिन कभी जब भी वो बाहर जाता है तो वो क्या करता है, पैप के उसको बांध के चला जाता है, और जब वापस आता है तो उसको अपने बेटे को, हक को मारता है। Tired of his confinement and fearing the beatings will worsen, Huck escapes from Pap by faking his own death, killing a pig and spreading its blood all over the cabin. Hiding on Jackson's Island in the middle of Mississippi River, Huck watches the townspeople search the river for his body. After a few days on the island, he encounters Jim, one of Miss Watson's slaves. Jim has run away from Miss Watson after hearing her talk about selling him to a plantation down the river, where he would be treated horribly and separated from his wife and children. Huck and Jim team up despite Huck's uncertainty about the legality or morality of helping a runaway slave. While they camp out on the island, a great storm causes the Mississippi to flood. Huck and Jim spy a log raft and a house floating past the island. They capture the raft and loot the house, finding it in the body of a man who has been shot. Jim refuses to let Huck see the dead man's face. उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये इसको मतलब वो इसी तरह मारता है, उसका बाप आके उसको पैप पैप हकलबेरी फिन को, तो अब ये सोचता है कि अब मुझे और ये मारेगा मेरा बाप, और उस डर से क्या करता है कि वो अपनी ही डेथ को फेक करता है, एक पिग को मार के उसका खून जो है वो पूरे कैबिन में और पूरे एरिया में जो है फैला देता है, ताकि उसको लगे कि वो मर गया है, और ख़ुद जो है भाग जाता है। दरिया जो मिसिसिपी है उसके मिडल में एक आइलैंड है, जजीरा, जिसका नाम है जैक्सन आइलैंड, वहाँ जाके छुप जाता है। वहाँ से वो देखता है कि लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं इसकी हक की बॉडी के लिए, और फिर वहीं पे इसको जिम मिलता है। जिम जो है मिस वाटसन, जो विडो डगलस की बहन थी, उसका स्लेव है, उसका गुलाम है, और जिम बताता है कि मैं जो है भाग आया इस वजह से क्योंकि मिस वाटसन मुझे प्लांटेशन की में बेच रही थी, और वहाँ पे मुझे जो है एक तो बड़ा बुरा सलूक मेरे से किया जाता, प्लस मुझे मेरे बच्चों और बीवी से भी अलग किया जाता। अब हक और जो जिम है ये दोनों क्या टीम अप कर लेते हैं, और अब हक को तो पता नहीं है कि मैं इसकी हेल्प करूँ ना कि ना करूँ, क्योंकि ये रन अवे स्लेव यानी एक भागा हुआ गुलाम है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि कहते हैं चलो हम इकट्ठे काम करेंगे। और अब क्या होता है कि फ्लड आ गया होता है मिसिसिपी में, यानी उस दरिया में, और ये क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि एक जो हाउस है वो तैर रहा है उस फ्लड में, उस पानी के ऊपर, और ये उस घर को जाके लूटते हैं, उसमें से सामान निकालते हैं, और वहाँ देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी है किसी आदमी की। जिम उसकी शक्ल देख लेता है, लेकिन वो हक को उस बंदे की शक्ल नहीं देखने देता। Although the island is blissful, Huck and Jim are forced to leave after Huck learns from a woman on shore that her husband has seen smoke coming from the island and believes that Jim is hiding out there. Huck also learns that a reward has been offered for Jim's capture. Huck and Jim start downriver on the raft, intending to leave it at the mouth of Ohio River and proceed up that river by steamboat to the free states where slavery is prohibited. Several days' travel takes them past St. Louis, and they have a close encounter with a gang of robbers on a wrecked steamboat. They manage to escape with the robbers' loot. अब वो आइलैंड जो जैक्सन का आइलैंड था वो अच्छा तो है, लेकिन उनको वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ उनको ढूंढते ढूंढते लोग आ जाएंगे। आगे चल के जो है वो क्या करते हैं, इसको पता चलता है हक को कि जिम के सर पे जो है एक इनाम रखा है उसके कैप्चर करने पे, यानी इसको जो पकड़ के देगा या उसकी इन्फॉर्मेशन देगा उसको इनाम मिलेगा। अब हक और जिम जो हैं दोनों रिवर के नीचे, जहाँ जहाँ दरिया जा रहा है, रिवर जा रहा है, उसकी तरफ जाते हैं, और वहाँ ओहायो रिवर तक पहुँचते हैं। वहाँ से जो है वो स्टीम बोट लेते हैं, एक बोट यानी किश्ती जो स्टीम पे चलती है,
और वहाँ से उनका प्लान होता है कि वो फ्री स्टेट्स में, यानी उन स्टेट्स में जाएंगे जहाँ पे स्लेवरी यानी गुलामी जो है वो प्रोहिबिटेड है, बैंड है, जो मना है उसका। वहाँ कुछ दिनों के सफ़र के बाद जो है वो सेंट लुइस को क्रॉस करते हैं और वहाँ उनका इनकाउंटर होता है, यानी वो मिलते हैं, उनको मिलते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। एक गैंग मिलती है डाकुओं की या डकैत की, और कि वो क्या करते हैं कि उनको लूट लेते हैं, यानी उन्हीं का जो लूटा हुआ माल होता है उसको चुरा के स्टीम बोट लेके भाग जाते हैं। During a night of thick fog, Huck and Jim miss the mouth of Ohio and encounter a group of men looking for escaped slaves. Huck has a brief moral crisis about concealing a stolen property. Jim, after all, belongs to Miss Watson, but then lies to the men and tells them that his father is on the raft suffering from smallpox. Terrified of the disease, the men give Huck money and hurry away. Unable to backtrack to the mouth of Ohio, Huck and Jim continue downriver. The next night, a steamboat slams into the raft and Huck and Jim are separated. Huck ends up in the home of kindly Grangerfords, a family of southern aristocrats locked in the bitter and silly feud with the neighboring clan, the Shepherdsons. The elopement of a Gangerford daughter with the Shepherdson's son leads to a gun battle in which many in the families are killed. While Huck is caught up in the feud, Jim shows up with the repaired raft. Huck hurries to Jim's hiding place and they take off down the river. अच्छा, अब इनका प्लान होता है कि ओहायो रिवर के माउथ जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वहाँ से वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। लेकिन नाइट जो है होती है फॉग वाली, काफ़ी धुंध होती है, तो उस वजह से ये माउथ जो ओहायो का है वो नहीं पाते, और इनको जो है कुछ बंदे मिलते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं एस्केप्ड स्लेव्स को, यानी भागे हुए गुलामों को। और हालांकि हक जो है वो, उसके दिल में ये बात आती है यार कि जिम आखिरकार प्रॉपर्टी है मिस वाटसन की, लेकिन फिर भी उसको बचा लेता है। उनको कहता है कि ये अंदर जो बंदा पड़ा है ये मेरा बाप है जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी है, और उस बीमारी का नाम सुन के वो डर जाते हैं और उसको पैसे देते हैं, और ये और वापस वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग जो हैं दोनों, जिम और हक दोनों जो हैं वो आगे चलते हैं डाउन द रिवर में, और आगे क्या होता है कि एक स्टीम बोट वहाँ से आ रही होती है जो उनकी राव यानी इनकी जो कश्ती है सिंपल वाली, उसके साथ टकराती है, और ये दोनों जो है सेपरेटेड, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, हक और जिम। उसके बाद जो हक है वो जाके पहुँचता है एक फैमिली के पास जिनका नाम ग्रेंगर फोर्ड्स है। ये साउथ के जो हैं अरिस्टोक्रेट लोग हैं, हाई लेवल के एलीट लोग हैं, और इनकी लड़ाई चल रही है इनके पड़ोसी फैमिली से जिनका नाम है शेफर्डसन्स, क्योंकि शेफर्डसन के एक लड़के ने ग्रैंगर फोर्ड की एक लड़की से शादी कर ली है और उसको भगा के ले गया है। इस वजह से इनके बीच में लड़ाई चल रही है और काफ़ी सारे बंदे इसमें मारे गए हैं। हक जो है वो इस लड़ाई में भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जिम उसी टाइम आ जाता है अपनी राफ्ट को, अपनी कश्ती को रिपेयर किए हुए, और ये दोनों जो हैं जिम की छुपने वाली जगह में चले जाते हैं। A few days later, Huck and Jim rescue a pair of men who are being pursued by armed bandits. The men, clearly con artists, claim to be displaced English Duke and the long lost heir to the French throne, the Dauphin. Powerless to tell two white adults to leave, Huck and Jim continue down the river with the pair of aristocrats. The Duke and the Dauphin pull several scams in the small towns along the river. Coming into one town, they hear a story of a man, Peter Wilkes, who has recently died and left much of his inheritance to his two brothers, who should be arriving from the England any day. अब उसके बाद हक और जिम जो हैं वो एक जोड़े हुए दो मर्दों को जो है वो रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, जो कि कहीं फंसे होते हैं कहाँ पे, आर्म्ड बैंडिट्स के हाथ, यानी जो डाकू हैं आर्म्ड, यानी जिनके पास बंदूकें हैं, वेपन है, उनके पास फंसे होते हैं, उनको बचाते हैं ये दोनों। और वो जो दो मर्द हैं वो वाइट हैं, और उन दोनों जो है वो नाटक करते हैं। एक कहता है कि मैं इंग्लिश ड्यूक हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं फ्रेंच थ्रोन का जो है वो वारिस हूँ, फ्रांस के तख्त का डॉफिन हूँ मैं। अब ये दोनों जो है ये ब्लैक हैं, जिम और फिन, तो ये इनके पास इतनी पावर नहीं होती, या ये इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन वाइट एडल्ट्स को वहाँ छोड़ के चले जाएं। तो ये चारों फिर जो हैं इकट्ठे जो है वो अब जा रहे हैं अलॉन्ग द रिवर, यानी रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में जो भी टाउन आ रहा है वहाँ पे ये दो जो वाइट हैं
वाइट मैन है ख़ास तौर पे, ये क्या करते हैं कि लोगों के साथ स्कैम करते हैं। एक जगह जाके इनको पता चलता है कि पीटर विल्क्स नाम का कोई बंदा मर गया था और उसके जो जायदाद है वो अब उसके 2 भाइयों की हो जाएगी, जो कि इंग्लैंड से कभी भी आ सकते हैं। The Duke and the Dauphin enter the town pretending to be Wilkes brothers. Wilkes' three nieces welcome the con man and quickly set about liquidating the estate. A few townspeople became skeptical, and Huck, who grows to admire the Wilkes sisters, decides to thwart the scam. He steals the dead Peter Wilkes' gold from the Duke and the Dauphin, but is forced to stash it in Wilkes' coffin. अब ये लोग जो हैं डॉफिन और ड्यूक, ये दोनों नाटक करते हैं कि हम हैं उसके भाई विल्क्स के जो मर गया, और जो इसकी भतीजियाँ होती हैं यानी विल्क्स की बेटियाँ होती हैं वो इनकी खिदमत वगैरह करती हैं। लेकिन उसी दौरान में हक जो है वो विल्क्स सिस्टर्स के साथ जो है उसकी थोड़ी बन जाती है, और वो अब चाहता है कि मैं इनके साथ जो ये स्कैम हो रहा है इसको ना होने दूँ। तो ये क्या करता है कि उसके पीटर विल्क्स के गोल्ड को जो है चुरा लेता है, लेकिन लास्ट में उसको विल्क्स के कॉफिन यानी ताबूत में डालना पड़ता है। Huck then reveals all to the eldest Wilkes sister Mary Jane. Huck's plan for exposing the Duke and Dauphin is about to unfold when Wilkes' real brothers arrive from England. अब हक जो है सारा कुछ बता देता है विल्क्स की सिस्टर को, जो सबसे बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मैरी जेन, कि कैसे ये दोनों बंदे जो हैं ड्यूक और डॉफिन जो हैं दोनों जो है फ्रॉड हैं। और अब ये सारा कुछ जो है वो पर्दाफाश उन लोगों का होना ही वाला था कि इतने में उसके असली ब्रदर जो हैं वो इंग्लैंड से आ जाते हैं। द एंग्री टाउन पीपल होल्ड बोथ सेट्स ऑफ विल्क्स क्लेमेंट्स एंड द ड्यूक एंड द डॉफिन जस्ट बेरली एस्केप इन द इंश्यूइंग कन्फ्यूजन। अब जो घुसा हुए जो टाउन्स पीपल लोग हैं वो दोनों को जो है सबको जो है वो इनको कब्जे में कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन ये ड्यूक और डॉफिन बड़ी मुश्किल से जो है वो भागते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर द सिस्टर द गोल्ड इज़ फाउंड, और किस्मत से वो गोल्ड जो है वो मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर हक एंड जिम द ड्यूक एंड द डॉफिन मेक इट बैक टू द राफ्ट जस्ट एज हक एंड जिम आर पुशिंग ऑफ, और ये हक और जिम वहीं रह जाते हैं और ड्यूक और डॉफिन जो है उनका राफ्ट लेके उनकी किश्ती लेके भाग जाते हैं। After a few more small scams, the Duke and Dauphin commit their worst crime yet. They sell Jim to a local farmer, telling him Jim is a runaway from whom a large reward is being offered. Huck finds out where Jim is being held and resolves to free him. At the house where Jim is a prisoner, a woman greets Huck excitedly and calls him Tom. As Huck quickly discovers the people holding Jim are none other than Tom Sawyer's aunt and uncle, Silas and Sally Phelps. The Phelpses mistake Huck for Tom, who is due to arrive for a visit, and Huck goes along with their mistake. He intercepts Tom between the Phelps house and the steamboat dock, and Tom pretends to be his own younger brother, Sid. उसके बाद क्या होता है कि ये फिर कुछ स्कैम्स करते हैं ये डॉफिन और ड्यूक भी, प्लस ये जिम और फिन भी। और लेकिन डॉफिन और ड्यूक जो है सबसे ज़्यादा जो है क्राइम वहाँ पे कमिट करते हैं जब वो एक गांव में पहुँच के, एक जगह पहुँच के जिम को जो है एक फार्मर को बेच देते हैं, ये कहते हुए कि ये एक भागा हुआ गुलाम है, स्लेव है, और इसके सर पे जो है बहुत बड़ा इनाम है। हक को जो ये पता चलता है तो हक जो है उसको छुड़ाने के लिए, फ्री कराने के लिए वहाँ पहुँच जाता है उस घर में। और वो जो घर वाले हैं वो उनको लगता है कि ये टॉम है उनका बेटा, और उसको टॉम करके बुलाते हैं। हक को अब पता चल जाता है कि ये लोग जो है बेसिकली टॉम के मतलब आंट और अंकल हैं जिनका नाम है सिलास एंड सैली फेल्प्स, और ये टॉम का वेट कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि मैं टॉम हूँ यानी फिन टॉम है। तो ये जो है अब वहाँ पे चला जाता है उनके पास, और जब इसको हक को पता चलता है कि टॉम आने वाला है तो उसको रास्ते में मिलके उसको सारी बात बताता है, और टॉम जो है वो नाटक कर रहा है कि अपने मतलब अपने छोटे भाई का रूप, सिड का रूप उसने ले लिया है। Tom hatches a wild plan to free Jim, adding all sorts of unnecessary obstacles, even though Jim is only lightly secured. Huck is sure Tom's plan will get them all killed, but he complies nonetheless. After a seeming eternity of pointless preparation, during which the boys ransack the Phelps house and make Aunt Sally miserable, they put the plan into the action. Jim is freed, but a pursuer shoots Tom in the leg. Huck is forced to get a doctor, and Jim sacrifices his freedom to the nurse.
to nurse Tom. All are returned to the Phelps's house where Jim ends up back in chains. अब जो है टॉम और हक जो हैं वो मिल के क्या करते हैं, ये एक प्लान बनाते हैं कि कैसे जिम को फ्री किया जाए। और हक को जो है उसके प्लान पे यकीन नहीं है, उसको लगता है कि ये इसका प्लान जो है हमें मरवा देगा, किल करवा देगा, लेकिन फिर भी उसकी प्लान के साथ चलता है। फिर ये लड़के जाके फेल्प्स के हाउस को रैंसेक यानी ढूंढते फिरते हैं, मतलब सारी सामान को उल्टा पुल्टा करके करते हैं। उस वजह से आंट सैली मिजरेबल हो जाती है। लेकिन उसको जिम को फ्री कराने के बाद भी एक बंदा जो है गोली मार देता है टॉम के लेग में, और फिर वापस से जिम जो है पकड़ा जाता है और उसको दोबारा से चेन्स में बांध दिया जाता है। When Tom wakes the next morning, he reveals that Jim has actually been a free man all along, as Miss Watson, who made a provision in her will to free Jim, died 2 months earlier. जब सुबह टॉम जागता है तो वो कहता है कि असल में जिम जो है वो एक फ्री मैन है, वो आज़ाद है, क्योंकि जो इसकी मालिक थी मिस वाटसन, उसने अपनी विल में यानी वसीयत में लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी तरफ से वो आज़ाद हो जाएगा। तो वो 2 महीने पहले मर चुकी है। Tom had planned the entire escape idea all as a game and had intended to pay Jim for his troubles. और टॉम ने ये सारा प्लान जो है किस लिए किया था, प्ले करने के लिए, ने मज़े करने के लिए। और उसने जो है वो ये नीयत रखी थी कि वो जिम के साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए उसको पेमेंट करेगा। टॉम्स ऑन पॉली देन शोज अप आइडेंटिफाइंग टॉम एंड सिड एज हक एंड टॉम. Jim tells Huck, who fears for his future, particularly that his father might reappear, that the body they found on the floating house of Jackson's Island had been Pep's. अब क्या होता है कि टॉम की आंट पॉली जो है वो आ जाती है और वो कहती है कि ये जिनको आप समझ रहे हो टॉम और सिड, ये असल में हक और टॉम हैं। और जिम जो है हक को बताता है कि वो जो बॉडीज जिस बंदे की पड़ी थी उस मकान के अंदर उस आइलैंड पे, वो असल में तेरा बाप था, पैप। Aunt Sally then steps in and offers to adopt Huck, but Huck, who has had enough civilizing, announces that his plan to set out for the west. अब आंट सैली आती है और कहती है कि मैं हक को जो है वो अडॉप्ट करूंगी, लेकिन हक कहता है कि बहुत हो गया सिविलाइजिंग, अब मैं वेस्ट की तरफ जो है वो निकलूंगा, मैं यहाँ रुकता नहीं। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं तो मार्क ट्वेन जो है उन्होंने ये लिखी है, और इनका असली नाम सैमुअल क्लीमेंस है। मिसूरी में पैदा हुए हैं। ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, मज़ाहिया चीज़ों के लिए, सैटायर के लिए यानी तंज के लिए, और क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी यानी क्रिटिसिज्म किया है अमेरिकन सोसाइटी में कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। इनके कुछ और वर्क्स हैं, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, द प्रिंस वगैरह वगैरह। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इस नावल का, कि ये सेट है इन द प्री सिविल वार, जब सिविल वार 1830 के बाद जो है स्टार्ट हुई है, 1830 से उससे पहले के टाइम में, और रिटन ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन इरा, उस टाइम पे लिखी है और पब्लिश हुई है 1885 में। उसके बाद रिफ्लेक्ट्स टेंशंस अराउंड स्लेवरी, रेस एंड सिविल राइट्स, कि क्या क्या टेंशन रही उस टाइम पे स्लेवरी, गुलामी को लेके, रेस को, नस्ल को लेके। राइज ऑफ जिम क्रो लॉज ड्यूरिंग पब्लिकेशन एरा, और इस टाइम पे जिम क्रो के लॉज जो हैं वो अमेरिका में आने वाले थे। जॉनर एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस, जॉनर है इसका सेटायर, और बिल जंग रोमन है। बिल डंग रोमन जो है या पिकरेस्क नॉवल या एडवेंचर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। सेटायर जो है यानी तंज है, ये बिल डंग रोमन जो है ये बेसिकली एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ को दिखाया जाता है, बिल्ड करना। पिकारेस्क नॉवल यानी जिसमें एडवेंचर्स और वेपन्स और ये सब चीज़ें रहती हैं, और ख़ास तौर पे डाकू डकैत वगैरह इनका जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, इनकी कहानियाँ होती हैं, तो वो नावल होता है। एडवेंचर तो इसमें है ही है। उसके बाद वर्नाकुलर लैंग्वेज में यूज़ की, लैंग्वेज इसने यूज़ की है इसमें। सेटिंग है इसकी वही मिजोरी, इलिनॉय स्टेट है, मिसिसिपी रिवर वैली जो है वहाँ पे। कैरेक्टर स्केच हम देखें अगर इसका फिन का, तो रेबेलियस है, इंडिपेंडेंट थिंकर है, टॉर्न बिटवीन कॉन्शियंस एंड सोसाइटल टीचिंग्स,
सोसाइटल टीचिंग कहती है कि जिम को जो है वो वापस जो है दे दो, मतलब अथॉरिटीज़ के हवाले कर दो, लेकिन उसको जो कॉन्शियस ज़मीर है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ग्रोज मॉरली थ्रू रिलेशनशिप विद जिम, जिम के साथ जो उसका मतलब नाता रहा, ताल्लुक़ रहा, उससे उसकी वजह से वो ग्रो करता है। नाइव बट इनसाइटफुल, फिन जो है नाइव है यानी मासूम है, लेकिन इंसाइटफुल है, यानी उसके अंदर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है। चैलेंजेस नॉर्म्स थ्रू एक्शंस, और नॉर्म्स को यानी ऑलरेडी जो ट्रेडिशन जो कल्चर बना हुआ है एरिया का, उस सोसाइटी का, उसको चैलेंज करता है। उसके बाद जिम का करेक्टर, जिम का करेक्टर है इंस्लेव्ड मैन सीकिंग फ्रीडम, यानी इसका ये गुलाम है जो कि फ्रीडम चाहता है। इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, सुपरस्टिशियस है येट वाइज, सुपरस्टिशियस यानी दकियानूस है लेकिन अक्लमंद भी है। एक्ट्स एज हक्स मॉरल गाइड एंड फादर फिगर, हक का मॉरल गाइड की तरीके से एक्ट करता है वो बन के भी, प्लस उसकी फादर फिगर भी। ह्यूमनाइज इन कंट्रास्ट टू रेसिस्ट कैरिकेचर्स ऑफ द टाइम, हालांकि उस टाइम पे जो रेसिस्ट लोग थे वो ये समझते थे कि जो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, ब्लैक्स हैं, उन वो ह्यूमंस नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैरेक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स है टॉम सॉयर जो हमने पढ़ लिया, ये रोमांटिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। फिर पैप फिन जो इसका फादर है, जो रेसिज्म को और निगलेक्ट को शो करता है। विडो डगलस और मिस वाटसन जो हैं वो वेल मीनिंग बट मॉरली ब्लाइंड औरतों को जो है वो दिखाती हैं। ड्यूक है, डॉफिन है, जो कि सेटराइज करते हैं, यानी तंज है किस पे, ग्रीड पे, इग्नोरेंस पे और डिसेप्शन पे। मेजर थीम्स, मेजर थीम्स इसकी रेस एंड आइडेंटिटी, नस्ल और उसकी आइडेंटिटी। एग्जामिन्स ह्यूमैनिटी ऑफ इंस्लेव्ड पीपल, के क्या गुलामों के अंदर भी, इंस्लेव्ड पीपल के अंदर भी ह्यूमैनिटी होती है, वो दिखाया है। चैलेंजेस रेशियल स्टीरियोटाइप्स थ्रू हक्स इन इवॉल्विंग व्यूज़, और जो ऑलरेडी रेशियल स्टीरियोटाइप बने हुए हैं सोसाइटी में उस टाइम के जो थी सोसाइटी, स्टीरियोटाइप मतलब ऑलरेडी एक जजमेंट है कि नहीं अगर ये स्लेव है तो ये बुरा ही होगा, ये ब्लैक है तो ये बुरा ही होगा, ये इस चीज़ को चैलेंज करता है हक। उसके बाद नेक्स्ट थीम है फ्रीडम। रिवर एस्केप जो है वो रिवर जो है वो बताता है एस्केप फ्रॉम कॉन्स्टेंट, यानी रुकावटों से, कंट्रोल से एस्केप, बहुत फिजिकल एंड इमोशनल। उसके बाद नेक्स्ट थीम है मोरालिटी वर्सेस सोसाइटी। मोरालिटी वर्सेस सोसाइटी, हक लर्न्स मोरालिटी फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट ट्रेडिशन, हक जो है वो ट्रेडिशन से नहीं, रिवाज से मोरालिटी को नहीं सीखता, वो एक्सपीरियंस से सीखता है। गोइंग टू हेल बिकम्स अ मॉरल ट्राइम्फ, और गोइंग टू हेल जो है एक मॉरल ट्राइम्फ की तरह बताया गया। उसके बाद फ्रेंडशिप है, क्रॉसेस रेशियल लाइंस वगैरह, कि कैसे फ्रेंडशिप जो है वो रेशियल लाइन को क्रॉस करती है। ट्वाइन्स यूज़ ऑफ जो है सेटायर, टारगेट्स हैं, मतलब किस किस पे तंज करता है, सेटायर करता है मार्क ट्वेन, वो ये है स्लेवरी के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर, मॉब मेंटालिटी पे, ठीक है, रिलीजियस हिपोक्रेसी पे, कि कैसे मुनाफिक जो मुनाफ्कत है, मजहबी मुनाफ्कत वो और मतलब धर्म को लेके जो लोग मतलब कहते कुछ हो रहे हैं, यानी खुद कहते हैं कि नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए और खुद चोरी करते हैं, ये हो गया रिलीजियस हिपोक्रेसी। फ्लॉड जस्टिस, यानी न्याय में या इंसाफ में, इंसाफ जो है वो कैसे फ्लॉड है उस टाइम का, उस एरिया का, यानी उसके अंदर कितनी कमियां हैं। अरिस्टोक्रेटिक प्रिटेंशंस, के बड़े लोगों का, जो हाई लेवल के लोग हैं उनकी कैसी प्रिटेंशंस है, प्रिटेंशन का मतलब होता है कि उनको प्रिटेंड करते हैं, कैसे वो नाटक करते हैं अपने आप, मतलब बड़ा होने का नाटक करते हैं। गलिबिलिटी ऑफ कॉमन पीपल, और कैसे जो है कॉमन पीपल जो है बड़े सादे होते हैं और हर चीज़ पे यकीन कर लेते हैं। टेक्निक्स इसने यूज़ की हैं, आयरनी, एग्जैजरेशन, एब्सर्डिटी और पैरोडी। सिंबलिज्म एंड इमेजरी जो है ये है इसकी, मिसिसिपी रिवर जो है वो लिबरेशन और इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। राफ्ट जो है वो सेफ स्पेस को दिखाती है, उसका सिंबल है। फॉग जो है वो कन्फ्यूजन एंड मॉरल एम्बिग्यूटी को दिखाती है। उसके बाद शोर टाउन्स, यानी जो किनारे पे जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो करप्शन दिखाते हैं, डेंजर यानी खतरा दिखाते हैं। जिम स्कार फ्रॉम बीटिंग, जिम को क्यों बॉडी पे जो जख्म है वो दिखाते हैं। लास्टिंग ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी, की कैसे कितना जो है वो ट्रॉमा है स्लेवरी से। नरेटिव स्टाइल एंड लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है इसका, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी फर्स्ट पर्सन की तरफ से लिखा गया है, नरेशन की कहानी सुनाई गई है।
ऑफर्स इंटीमेसी एंड इमीडिएसी। इससे जो है इंटीमेट मतलब होते हुए हमें फील होता है कि कोई बंदा जो है हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। डायलेक्ट यूजेज ब्रिंग्स ऑथेंटिसिटी बट इज़ कंट्रोवर्शियल। डायलेक्ट जो यूज़ किए ना उस टाइम जो लोग बात करते थे, खासतौर पे स्लेव्स कैसे बात करते थे, उसका यूज़ है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। अनरिलायबल नरेटर, नरेटर जो है वो अनरिलायबल, यानी जो कहानी सुना रहा है उस पे हमें यकीन जो है नहीं हो रहा कि क्या ये सारी कहानी सही बता रहा है कि नहीं। एंडिंग नॉवल जो है वो उसकी टॉम इंटर्स विद अनरियलिस्टिक रोमांटिक प्लान। एंडिंग में क्या है, एंडिंग जो है इसकी अनरियलिस्टिक है क्योंकि रोमांटिक प्लान्स के साथ इंटर होता है टॉम। रिसेप्शन एंड कंट्रोवर्सीज, शुरू में जो है प्रेज की गई इसकी और मॉरल डेप्थ की, लेटर क्रिटिसिज्म जो है बाद में इसको जो इस पर तंज किया, मतलब तनकीद की गई या क्रिटिसिज्म किया गया, वो है कि इसमें रेशियल स्लर्स का, यानी गालियों का, खास तौर पे रेस को, नस्ल को लेकर जो गालियाँ दी गई उनका यूज़ किया गया है। लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस, ट्रांसफॉर्म्ड अमेरिकन लिटरेचर, मतलब अमेरिकन लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इसने जो है वो असर डाला है। कोट्स हैं जैसे इसके इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा मशहूर कोट्स हैं वो जैसे ये है, ऑल राइट देन आई विल गो टू हेल, या फिर आई वॉज 15 मिनट्स बिफोर आई कुड वर्क माई सेल्फ अप टू गो एंड हम्बल माई सेल्फ इन टू निगर। ये इस तरीके के क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं इसमें। पोस्ट कॉलोनियल लेंस हमें दिखता है, यानी पोस्ट कॉलोनियल तरीके से हम देखें कि कॉलोनियलिज्म के बाद तो वहाँ हमें फ्रीडम और डोमिनेशन दिखती है। फेमिनिस्ट लेंस से, फेमिनिस्ट निगाह से अगर हम देखेंगे तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, यानी बहुत सारे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने कहा है कि इसके अंदर कोई भी फीमेल कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ हक फिन या हकलबेरी फिन थ्रू आउट द नावल। हाउ डू हिज decisions reflect his internal conflict between societal values and personal conscience। के हक के जो है डेवलपमेंट के ऊपर जो है कमेंट करो और कैसे जो उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट है अंदर, उसके अंदर दिल का, वो और उसका जो पर्सनल कॉन्शियंस है यानी ज़मीर, और जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उसके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। हक्स मोरल ग्रोथ इज सेंट्रल टू द नावल। इनिशियली ही एक्सेप्ट्स the racist norms of society and views helping a runaway slave as wrong. However, through his journey with Jim, Huck begins to see him as a human being and a friend. His decision to help Jim escape, even if it means going to hell, marks a turning point where he prioritizes personal conscience over social rules. This development highlights Twain's critique of morally corrupt societal values। तो कहता है कि इसमें जो कन्फ्लिक्ट हमें दिखता है वो हक के पर्सनल कॉन्शियंस में और सोसाइटल वैल्यूज़ के बीच में दिखता है। सोसाइटी जो है वो ये कहती है कि जो जिम है वो रन अवे स्लेव है, इसको वापस कर देना चाहिए, और ये कुछ देर ये चीज़ मानता भी है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो जिम के साथ रहता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, जिम जो है सही गलत बंदा नहीं है, और फिर जो है उसका ज़मीर को कहता है कि इसको वापस अथॉरिटीज़ के हवाले नहीं करना, और उसकी जिम की हेल्प करता है इस्केप करने में। दूसरा जो इसकी मॉरल ग्रोथ है हक की, वो इस नावल का सेंट्रल पॉइंट है। थैंक यू।